नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं, किस किस की क्लास लगाने वाला हूं। 3 फेज के चुनाव हो गए। 3 फेज में नरेंद्र मोदी को 190 सीट अमित शाह की भविष्यवाणी कह रही, लेकिन फाइनली मोदी को कितनी सीटें देंगी इस भविष्यवाणी के हिसाब से आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। कांग्रेस के वो नेता जो मोदी को 400 पार पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, आज कांग्रेस के नेताओं से आपको मिलवाऊंगा जो नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। आज ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी भयंकर गुस्से में आ गए, इसका चैप्टर भी है। मोदी क्यों बोले कि अंबानी अडानी ने टेम्पो भर भर कर राहुल गांधी को पैसा पहुंचाया है। यानी चुनाव में जो अभी पूरी हलचल चल रही है उससे जुड़ा हुआ कंप्लीट चैप्टर। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या वोट पड़ जाने के बाद ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है क्या, इसका सच क्या है आपको बताऊंगा। वोटिंग प्रतिशत बताने में देरी, फिर नंबर बदल गया, ये जो हेरफेर का आरोप लग रहा है उसका पूरा सच क्या है ये भी आपको बताऊंगा। ईवीएम पर अभी से लग रहे आरोपों का हर सच बताने वाला कंप्लीट चैप्टर होगा। फिर बात होगी अमेठी रायबरेली की, बड़ा खेला हो गया। अमेठी चुनाव में स्मृति से लड़ाई, अब प्रियंका वाड्रा लड़ेंगी। अमेठी रायबरेली की पब्लिक चुनाव के ठीक पहले जो कैमरे पर कह रही है वो आपको हैरान कर देगा। और सीएम योगी ने राहुल गांधी और इटली और पाकिस्तान का क्या कनेक्शन निकाल दिया ये भी बताऊंगा। 200 पायलट एक साथ बीमार, एयर इंडिया एक्सप्रेस में अचानक ये क्या हुआ भाई, ऐसी कौन सी बीमारी जिसकी वजह से कई प्लेन आज उड़ ना सके, उसके बारे में भी चैप्टर है। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। हरियाणा में बीजेपी सरकार पर संकट बना हुआ है। 3 निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद कांग्रेस मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रही है। वहीं जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला का कहना है कि अगर कांग्रेस सरकार गिराना चाहती है तो वो बाहर से समर्थन करेंगे। सरकार गिराना है या नहीं ये कांग्रेस को सोचना है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। आरिफ मोहम्मद खान ने रामलला के सामने दंडवत होकर प्रणाम किया। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वो पहले भी अयोध्या आते रहे और जो भाव पहले था वही भाव आज भी है। आरिफ मोहम्मद खान पहले भी कह चुके हैं कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राम देश के हर इंसान के दिल में बसते हैं। झारखंड में आज ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में रेड की। मामला मंत्रालय में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस मामले में ईडी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 दिन पहले ही ईडी ने संजीव लाल के अंडर काम करने वाले जहांगीर आलम के घर और बाकी ठिकानों से 35 करोड़ रुपए कैश बरामद किया था। ईडी आज आरोपी संजीव को लेकर मंत्रालय पहुंची और छापेमारी की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने 2021 में औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया था, जिसके खिलाफ इन दोनों शहरों के कई निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी। सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में राजस्थान से गिरफ्तार किए गए 5वें आरोपी मोहम्मद रफीक पर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि मोहम्मद रफीक ने 12 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की कई घंटों तक रेकी की और वीडियो बनाकर अनमोल बिश्नोई को भेजा। मोहम्मद रफीक को 13 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। 3 फेज में 190 सीट। अमित शाह की भविष्यवाणी, मोदी को कितनी सीटें दे रही है। कांग्रेस के वो नेता जो मोदी को 400 पार पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। आज ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी भयंकर गुस्से में आ गए, और मोदी क्यों बोले कि अंबानी अडानी ने टेम्पो भरकर राहुल गांधी को पैसा पहुंचाया। सबसे पहले इसका चैप्टर। – 2024 का चुनाव अब उस मोड़ पर आ गया है जहां से लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि बॉस कितनी सीटें। 272 तो बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन क्या 400 के टारगेट तक नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। अगर 400 नहीं तो फिर कितनी सीटें आ रही हैं। मतलब तमाम तरह के सवाल हैं। 3 फेज के इलेक्शन के बाद अब क्या माहौल है, किस दिशा में यह चुनाव जा रहा है, ये सारे सवाल हर किसी के मन में चल रहे हैं। क्योंकि कोई मानकर बैठा है कि आएगा तो मोदी, कोई ये सोच रहा है कि 400 का टारगेट पार होगा या नहीं, तो कोई उलटफेर वाले नतीजों की आस में बैठा है। यानी सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें, अपनी अपनी
अपनी सोच और उसके हिसाब से आकलन है। लेकिन असल में फाइनल नंबर क्या होने वाला है, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। और यह भी ध्यान रखना होगा कि अभी चुनाव के 4 चरण बाकी हैं। लेकिन अभी तक की स्थिति देखें तो 3 चरणों में कुल 283 सीट पर मतदान हो चुका, यानी लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी। लोकसभा में बहुमत का नंबर 272 है, यानी उससे ज्यादा सीटों पर वोटिंग पड़ चुकी है। जनता ने फैसला ईवीएम में कैद करा दिया है। चुनाव में जीत का दावा हर कोई करता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ये नहीं कह पा रहे कि 3 चरणों के बाद वो जीत रहे हैं, या कांग्रेस और इंडी गठबंधन ये दावा नहीं कर पा रहे कि वो कितनी सीटों पर जीत रहे हैं 3 चरण के बाद। इनका दावा सिर्फ इतना है कि बीजेपी हार रही है, मोदी हार रहे हैं। खुद कितना जीत रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं। जबकि इसके ठीक उलट बीजेपी दावा कर रही है कि 3 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी 190 सीटों पर जीत रही है। यह बीजेपी दावा ठोक रही है कि 283 सीटों पर वोट पड़े हैं और हम 190 जीत रहे हैं। सुनिए अमित शाह को, क्या भविष्यवाणी वो कर रहे हैं 3 फेज के सीटों को लेकर। फिर आपको बताऊंगा कि अमित शाह की भविष्यवाणी से चले तो फाइनली नरेंद्र मोदी की सीटें कितनी आने वाली हैं, उसका गणित बताऊं। कल ही तीसरे चरण का चुनाव हो गया है। पहला, दूसरा, तीसरे चरण तक का परिणाम जानना है क्या? जोर से बोलो भाई, जानना है? पक्का जानना है? किसी को बताना मत, मैं बताता हूं तो नहीं बताएंगे ना। मोदी जी 190 सीटें पार कर गए हैं, 190 सीटें। और एक चौथा चरण मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चौथे चरण में 400 की ओर मजबूती से आगे बढ़ रही है। अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 3 चरण के मतदान में बीजेपी 190 सीटें पार कर गई। अमित शाह के दावे के हिसाब से देखें तो पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में बीजेपी को कितनी बढ़त मिल रही है इन 3 चरणों में। पिछली बार एनडीए कहां था और इस बार अगर 190 पार कर रहा है तो क्या पिछली बार के मुकाबले सीटें घटी हैं, बढ़ी हैं? अब आपको पहले इसके बारे में बताता हूं। अभी तक 3 चरण में वोटिंग हो चुकी है और 283 सीट पर वोट पड़े। 3 चरण 283 सीट। अमित शाह का दावा है, अमित शाह कह रहे हैं भाई कि 190 सीटें जो हैं वो आ चुकी हैं नरेंद्र मोदी के नाम। लेकिन 2019 में क्या स्थिति थी? 2019 में एनडीए को इन्हीं 3 फेज की जो सीटें हैं उसमें अगर आप देखेंगे फर्स्ट फेज में एनडीए को 48 सीट आई थी, पिछले बार का कह रहा हूं। सेकेंड फेज में 60 सीट आई थी एनडीए को, और जो थर्ड फेज था जो अभी अभी यहां खत्म हुआ उसमें 2019 में 75 सीट आई थी। यानी अगर इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 2019 में एनडीए को 183 सीट आई थी, 183 सीट, 183। इस बार अमित शाह कह रहे हैं कि 190 सीट आ चुकी है, यानी +7 सीट पर इस वक्त बीजेपी चल रही है। यह अमित शाह का दावा है, हम नहीं कह रहे, अमित शाह के दावे का आकलन कर रहे हैं। अब सवाल है कि बाकी बचे कितने चरण हैं? बचे हुए चरण हैं 4 फेज की वोटिंग बची हुई है, 4। बाकी बची सीटें कितनी हैं जिन पर वोट पड़ने हैं? बची हुई सीटें हैं 260। बहुमत अगर बीजेपी को हासिल करना है वो 190 पर है, इसमें अगर 82 जोड़िएगा तो वो 272 पे पहुंच जाएंगे। तो बहुमत के लिए इस 260 सीट में से बीजेपी को मात्र 82 की जरूरत है अगले 4 चरण में, अगर अमित शाह का दावा सही है कि वो 190 जीत चुके हैं। अब अगर 300 चाहिए तो उसके लिए कितनी सीटों की जरूरत है? 110, 110। इसमें जोड़ेंगे तब बीजेपी 300 पहुंचेगी। लेकिन अगर 400 सीट चाहिए बीजेपी को तो उसके लिए 210 सीट जीतनी होगी, तब 400 सीट बीजेपी पहुंच पाएगी।
यानी 260 बची हुई सीटों में से 210 सीट जीतने पर बीजेपी या एनडीए 400 पहुंचेगी, अमित शाह का जो दावा है, अगर उसी के हिसाब से चले। और यह बहुत मुश्किल काम है 260 में से 210 जीतना। अगर 2019 के हिसाब से बाकी बचे 4 फेज और उनकी सीटों का कैलकुलेशन भी कर लें तो क्या स्थिति बैठती है भाई? अगर आप देखेंगे अमित शाह का दावा क्या है, अमित शाह का दावा कि भाई हमको 190 तो आ गया, 190 सीट अभी आ गई है, ये वो दावा कर रहे हैं। 2019 में एनडीए का की जो सीटें थी वो 170 थी पहले के 3 फेज में, माफ कीजिएगा 185 थी, 173 थी, अब अमित शाह 183 थी, माफ कीजिएगा, और अमित शाह का दावा है कि अब 190। यानी कुल मिलाकर अगर अभी आप देखेंगे 190 का वो दावा कर रहे हैं, और जो बाकी की 4 फेज हैं उसमें अगर आप देखेंगे जो बाकी 4 हैं, बाकी 4 फेज, उसमें 2019 में कितनी सीटें आई थी? उसमें आई थी 170 सीट, 170 सीट। तो अगर यह मानकर थोड़ी देर के लिए चलें कि भाई बीजेपी अमित शाह के दावे के मुताबिक 190 जीत रही है और अगले 4 फेज में 2019 वाला परफॉर्मेंस रिपीट करके 170 जीत जाती है, तो भी बीजेपी और एनडीए कहां पहुंचते हैं? 360 सीट पर। लेकिन जैसे 7 सीटें बढ़ी वैसे ही कुछ ऊपर नीचे हुआ, बीजेपी जैसे कह रही है कि भाई वो तेलंगाना में अच्छा कर लेगी वगैरह वगैरह, तो हो सकता है ये प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ किस पर बात कर रहा हूं? अमित शाह के दावे पर। यह हमारा कोई दावा नहीं, हम अभी कोई आंकड़ा नहीं बता रहे, अमित शाह के दावे के हिसाब से चलें और 170 सीटें अगले 4 फेज की जो 2019 में बीजेपी ने जीती थी उसको जोड़ दें तो भी एनडीए 360 पहुंच रहा है। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने गुस्से में आखिरी बार लोगों ने कब देखा था उन्हें याद नहीं होगा। आज वो बहुत गुस्से में थे। पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान पर एक बात और कही। उन्होंने कहा कि आज तो यह भी राज खुल गया कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का क्यों कांग्रेस विरोध करती थी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस हराना चाहती थी। सुनिए पीएम मोदी को, फिर बताऊंगा कि सैम पित्रोदा पर कांग्रेस ने क्या कहा। शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि शायद यही सोच थी जिसकी वजह से एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी के रंग को देखकर शायद उनका विरोध किया गया, उनको राष्ट्रपति बनने नहीं दिया जा रहा था। ये वो आरोप लगा रहे हैं।
पीएम मोदी के ऐसे अग्रेसिव बयान से कांग्रेस की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सैम पित्रोदा के बयान का कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, इसी कोशिश में कांग्रेस लगी रही। पित्रोदा का बयान आया और कांग्रेस की हर तरफ खिंचाई होने लगी तो फौरन कांग्रेस ने सफाई दी। कांग्रेस ने कहा कि सैम पित्रोदा भारत की अनेकता के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसके लिए जो शब्द और उपमाएं प्रयोग की गई वो गलत हैं और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सुनिए जयराम रमेश को, फिर बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी का एक और नैरेटिव चूर चूर कर दिया। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। सैम पित्रोदा के बयानों से चुनाव के बीच कांग्रेस का जो बंटाधार हुआ, उसके बाद कांग्रेस भी दबाव में थी और उसी का नतीजा है कि सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन जिस तरह के बयान वो दे रहे थे और उससे कांग्रेस को जो डेंट लग रहा था, उसके बाद सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है और कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। शायद कांग्रेस को लग रहा है कि इससे कुछ डैमेज कंट्रोल होगा, यानी मोदी का विकेट लेने चले सैम पित्रोदा का विकेट खुद डाउन हो गया। बीच चुनाव में कांग्रेस का यह बड़ा सेल्फ गोल था, लेकिन कांग्रेस में सैम पित्रोदा अकेले नेता नहीं है जो अपने बयानों से बीच चुनाव में कांग्रेस की फजीहत कराते रहे और चुनाव हरवाते रहे। जैसे आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर बोला, गुजरात में कांग्रेस हार गई। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने कहा चाय वाला पीएम नहीं बनेगा, नतीजा मोदी को प्रचंड बहुमत मिला। 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच कहा, नतीजा कांग्रेस चुनाव हार गई। 2019 लोकसभा चुनाव, सैम पित्रोदा ने सिख दंगों पर कहा हुआ तो हुआ, कांग्रेस चुनाव हार गई। इसमें राहुल गांधी के चौकीदार चोर है, मोदी जहर की खेती करते हैं, ऐसे बयान तो अभी जोड़ ही नहीं है। यानी कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को ही यह समझ नहीं आता कि पीएम मोदी के सामने इस तरह के बयान देना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं, बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा है। लेकिन इन लोगों का खत्म ही नहीं होता है। खैर, कांग्रेस नेताओं को शायद यह समझ में नहीं आएगा कि कैसे नैरेटिव बनाया जाता है। कांग्रेस जो भी नैरेटिव बनाती है, पीएम मोदी उसकी बखिया उधेड़ देते हैं। आज ही पीएम मोदी ने राहुल गांधी का एक और नैरेटिव तोड़ डाला। राहुल गांधी, आपको याद होगा, अक्सर पीएम मोदी पर आरोप लगाते हैं कि ये सूट बूट की सरकार चला रहे हैं। पीएम मोदी तो अपने दोस्तों अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं, लेकिन आज पीएम मोदी ने अडानी अंबानी का नाम लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले राहुल दिन में 5 बार अडानी अंबानी की माला जपते थे, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद से अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे। पीएम मोदी ने सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस की अडानी अंबानी से कोई डील हो गई है क्या बोरे में भर भर के पैसा कांग्रेस को टेम्पो में आया है क्या? सुनिए पीएम मोदी का सवाल। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से कांग्रेस हैरान रह गई, क्योंकि कांग्रेस का नैरेटिव ही उल्टा पड़ गया। पीएम मोदी ने सीधे आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी उद्योगपतियों पर हमला करते रहते हैं, लेकिन चुनाव के समय उन्हीं से पैसा लेते हैं। पीएम मोदी के बयान के बाद तो कांग्रेस नेता ये गिनाने में जुट गए कि राहुल गांधी ने कितनी बार अडानी और अंबानी का नाम लिया। सुनिए हड़बड़ी में कांग्रेस नेता क्या कह गए। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं।
रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों से और तमाम अपने औद्योगिक घरानों के दोस्तों से 8,200 करोड़ चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। गैर कानूनी था वो, अब तो असंवैधानिक करार कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया। पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा, अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। कांग्रेस के नेता तो पीएम मोदी के बयान पर सफाई दे ही रहे थे। शाम होते होते राहुल गांधी का भी रिएक्शन आ गया। राहुल गांधी जो अडानी अंबानी करते रहते हैं, वो अब अडानी जी और अंबानी जी कहकर पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी को कैसे पता चला कि टेम्पो में भरकर पैसा आता है, क्या ये उनका व्यक्तिगत अनुभव है। साथ ही राहुल ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ईडी और सीबीआई से इसकी जांच कराएं। सुनिए राहुल गांधी को, फिर कांग्रेस और अडानी के रिश्तों की सच्चाई बताऊं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। एक सच्चाई यह भी है कि राहुल गांधी भले अडानी पर हमला करते रहे हों, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी के इन्वेस्टमेंट से राहुल को कभी कोई दिक्कत नहीं। इसी साल जनवरी में तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के साथ अडानी ग्रुप ने 12,400 करोड़ के प्रोजेक्ट की डील साइन की। जून 2023 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अडानी का स्वागत किया। अडानी ने 1 लाख करोड़ के निवेश की बात कही। अक्टूबर 2022 में राजस्थान में तत्कालीन गहलोत सरकार के दौरान 60,000 करोड़ का निवेश किया अडानी ग्रुप ने। जून 2020 में गहलोत सरकार के दौरान ही अडानी ग्रुप ने राजस्थान में 50,000 करोड़ का निवेश किया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के दौरान हजारों करोड़ का निवेश हुआ। यानी राहुल गांधी एक तरफ चिल्लाकर अडानी पर हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की ही सरकारें अडानी के स्वागत के लिए पलकें बिछा रही हैं। और अडानी ग्रुप ने कांग्रेस शासित राज्यों में जमकर निवेश भी किया है। लेकिन चुनाव में किस तरह से नैरेटिव बनता है, बनाया जाता है और क्या क्या होता है, इसको आपने देख लिया। एक नैरेटिव, और बड़ा गंभीर नैरेटिव यह भी बनाया जा रहा है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी चल रही। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि वोट पड़ जाने के बाद ईवीएम में क्या गड़बड़ी कर रहा है चुनाव आयोग, इसका सच क्या है। वोटिंग प्रतिशत बताने में देरी, फिर नंबर बदल गया, हेरफेर का पूरा सच आज आपको बताऊंगा। ईवीएम पर अभी से लग रहे आरोपों का हर सच बताने वाला कंप्लीट चैप्टर अब खोल रहा हूं। अब तक के चुनाव में कम वोटिंग का आंकड़ा दिखाकर विपक्ष यही माहौल बना रहा है कि यह कम वोटिंग विपक्ष की जीत है और नरेंद्र मोदी की हार, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले वोटर निराश होकर वोट देने ही नहीं आया और बीजेपी के कब्जे वाली सीटों पर कम वोटिंग हुई। लेकिन इस नैरेटिव को खूब बेचने के बाद अब विपक्ष खुद ही वोटिंग प्रतिशत पर सवाल उठाने लग गया, उसे चैलेंज करने लग गया, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। यानी एक तरफ तो कम वोटिंग पर विपक्ष खुश होने की बात करता है और दूसरी तरफ वोटिंग परसेंटेज को लेकर सवाल भी उठाता है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वोटिंग प्रतिशत का जो शुरुआती डेटा आया वो विपक्ष के एजेंडे को सूट कर रहा है। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने वोटिंग का फाइनल डेटा दिया तो विपक्ष इस पर सवाल उठाने लग गया। विपक्ष इस आधार पर सवाल उठा रहा है कि पहले कुछ डेटा दिया, फिर कुछ और डेटा चुनाव आयोग ने बताया, लेकिन पहले जो डेटा था वो एक अनुमानित डेटा था जो वोटिंग के दिन दिया गया, फिर उसके बाद सारा डेटा कलेक्ट करके फाइनल आंकड़ा दिया गया। और इसकी पूरी सच्चाई अभी बताऊंगा, लेकिन देखिए कैसे क्या हुआ। वोटिंग प्रतिशत क्या रहा, वोटिंग परसेंट, इसको लेकर जब फर्स्ट फेज हुआ, फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई तो शुरुआती डेटा क्या था भाई? शुरुआती डेटा था भाई, शाम में वोटिंग चल रही थी, उसी वक्त कहा गया कि भाई 7 बजे तक जो है वो 62.87% वोटिंग हुई है। लेकिन जब फाइनल डेटा आया सारी चीजें देखने के बाद, तो फाइनल डेटा कहा गया कि फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई है
वो हुई है 66.14%, यानी करीब 3% का जंप आया। अब आप देखिए सेकंड फेज में क्या हुआ भाई। सेकंड फेज में इसमें शुरुआती डेटा आया कि 60.96% वोटिंग हुई है, मतलब ऑलमोस्ट 61%। जब फाइनल डेटा आया तो वो आया कि भाई नहीं, इसमें 66.79% वोटिंग हुई है, जो हमने अभी तक देखा है। अब आपको थर्ड फेज का बताता हूं। थर्ड फेज का जो अभी शुरुआती डेटा है, जो बढ़ सकता है, उसके मुताबिक 64.58% वोटिंग हुई है। अब विपक्ष का यही आरोप है कि भैया तुमने बढ़ा कैसे दिया, कुछ ईवीएम में गड़बड़ी कर दी, कुछ तो हुआ है बॉस। इसी डेटा को दिखाते हुए कल वोटिंग के बीच ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी गठबंधन के अपने सहयोगियों को चिट्ठी लिखकर इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कह दिया। लेटर में कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया कि आयोग ने पहले और दूसरे चरण में वोटिंग से जुड़ा डेटा देने में देरी की और देरी की वजह भी नहीं बताई। लेटर में यह भी कहा गया कि इसी ने यानी इलेक्शन कमीशन ने जो शुरुआती डेटा दिया था और जो फाइनल डेटा दिया है उसमें काफी असमानता है, करीब 6% का जंप दिखाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि कहीं ये देरी की वजह ईवीएम में गड़बड़ी तो नहीं है, इस पर चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने लेटर में कहा कि कहीं ये चुनावी नतीजों को बदलने की कोशिश का हिस्सा तो नहीं है। लेटर में कांग्रेस अध्यक्ष ने इंडी गठबंधन से कहा कि कम वोटिंग से बीजेपी परेशान है और सत्ता में रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यानी जब ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट से अभी हाल में सारी क्लीन चिट मिल गई तो अब वोटिंग प्रतिशत का नाटक शुरू हुआ। लेटर में कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर कई आरोप लगा दिए और माहौल यह बना दिया कि नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, इसलिए वोटिंग के डेटा में हेरफेर करने की हद तक जा सकते हैं। क्योंकि कहानी इनको बनानी है, सुनानी है, फैक्ट्स हम आपको बताएंगे। कांग्रेस ने पहले से ही यह पिच तैयार कर ली है। लग रहा है कि अगर वो चुनाव हारे तो चुनाव आयोग की तरफ से पोलिंग डेटा की गड़बड़ी का बहाना बना सके, क्योंकि हर बार तो ईवीएम को दोष देते थे, लेकिन इस बार तो नया बहाना बनाना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई ईवीएम को। लेकिन विपक्ष की यह पुरानी कहानी रही है कि वो चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाता रहा है। ईवीएम से वोटिंग को लेकर काउंटिंग तक यही हमेशा की कहानी है। देखिए हर बार का इनका नाटक क्या, मैं आपको बताता हूं। चुनाव से पहले विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वोट बीजेपी को जा रहा है, फिर भी ये लोग चुनाव लड़ते हैं। और अभी तो हमारे इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ईवीएम में मैं अगर गड़बड़ी करता तो मैं इतना धूप में घूम घूम के इस उम्र में 3-3, 4-4 रैली करता, आराम से बैठता। खैर, जब चुनाव होने लगता है तो विपक्ष वोटिंग प्रतिशत के गुणागणित पर सवाल उठाने लगता है कि वोटिंग के डेटा में गड़बड़ी हो रही है। ईवीएम में गड़बड़ी है लेकिन चुनाव लड़ते हैं, फिर बीच चुनाव में कहते हैं कि वोटिंग परसेंट में गड़बड़ी है। फिर जब काउंटिंग का दिन आता है तो काउंटिंग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। ईवीएम में पड़े वोट की सही काउंटिंग नहीं हुई, वीवीपैट से मिलाओ, इससे मिलाओ, उससे मिलाओ। मतलब इनको चैन ही नहीं है बॉस, चैन ही नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी वही हो रहा है। विपक्ष का प्लान यही दिखता है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव के हर चरण में वोटिंग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहो, ताकि अगर हार जाएं तो ये कह सके कि हमने तो पहले ही कहा था कि सब फिक्सिंग है। और दिग्विजय सिंह ने इसकी शुरुआत कर दी। अभी आपको पूरे फैक्ट्स बताऊंगा, लेकिन सुनिए दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। कल उनकी सीट पर वोटिंग पड़ी है, आज उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठा दिए, लेकिन साथ में एक कंडीशन अप्लाई भी लगा दिया ताकि कल को जीत जाएं तो जवाब रेडी रहे। सुनिए एक बार, अगर खड़े होकर ये शो देख रहे हैं तो कहीं बैठ जाइए, क्योंकि हंसते हंसते आप गिर सकते हैं। सुनिए दिग्विजय सिंह को एक बार। ईवीएम पर भी अभी भी आप ईवीएम पर? मैं तो भरोसा करता नहीं ईवीएम पर, लेकिन अगर हमें हर पोलिंग बूथ पे कम से कम 100-100, 150-150 वोट अगर बढ़ जाएंगे तो ईवीएम को हम लोग हरा लेंगे और संभावना है। ईवीएम पर भी अभी भी आप ईवीएम पर? मैं तो भरोसा करता नहीं ईवीएम पर, लेकिन अगर हमें हर पोलिंग बूथ पे कम से कम 100-100, 150-150 वोट अगर बढ़ जाएंगे तो ईवीएम को हम लोग हरा लेंगे और संभावना है। सुन रहे हैं आप, मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं करता कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। अरे तो फिर चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? और सुनिए बात, कह रहे हैं हर पोलिंग बूथ पे 100-150 वोट हमको पड़ गया एक्स्ट्रा तो हम ईवीएम को हरा देंगे। सोचिए कैसा 2 कौड़ी का ईवीएम का हैकिंग चल रहा है। अगर चल रहा है तो कि हर पोलिंग बूथ पे 100-150 वोट एक्स्ट्रा पड़ जाए तो ईवीएम का हैकिंग गड़बड़ा जाता है। और सोचिए कि ईवीएम की हैकिंग दिग्विजय सिंह के मुताबिक 100-150 वोट में गड़बड़ा जाती है
लेकिन फिर भी कांग्रेस हर बार हार रही है, उसकी सीटें गिरती जा रही है। मतलब उसको हर पोलिंग बूथ पे 100-150 एक्स्ट्रा वोट भी नहीं पड़ता है। इतना बुरा हाल है कांग्रेस का। लेकिन आप सोचिए किस लेवल पे ये लोग जाते हैं कि मुझे ईवीएम पे भरोसा नहीं है, लेकिन अगर 100-150 वोट एक्स्ट्रा मिला तो मैं ईवीएम को हरा सकता हूं। मतलब दोनों बात बोल दो, कल को जीत गए तो बोलने के लिए मुंह तो रहना चाहिए। ऐसी ही अजब गजब दलीलों के साथ इंडी गठबंधन लगातार चुनाव आयोग को भी घेर रहा है, और इस बीच चुनाव में यह रेड फ्लैग दिखा रहा है कि चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत को लेकर गड़बड़ी कर रहा है। चुनाव आयोग पर कांग्रेस के इन आरोपों की सच्चाई क्या है, अब आपको विस्तार से बताता हूं, क्योंकि हमें चुनाव आयोग के सूत्रों से जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक तो चुनाव आयोग के पास कांग्रेस के हर सवाल का जवाब है, और कांग्रेस का हर आरोप तर्क और डेटा के साथ खारिज होता दिख रहा है। आपको एक एक करके बताता हूं कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर क्या सवाल दागे और उस पर चुनाव आयोग के सूत्र क्या सफाई दे रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस ने पहला आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से पूछा कि पहले और दूसरे चरण में कितनी फीसद मतदान हुआ, यह बताने में देरी क्यों की गई। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक इस देरी की थ्योरी को उन्होंने खारिज किया। आयोग ने कहा कि 19 अप्रैल की शाम को ही उसने संभावित वोट प्रतिशत बता दिया था, और यह भी साफ साफ कहा था कि वोटिंग प्रतिशत अभी और बढ़ेगा, बोल दिया था। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक वोटिंग वाले दिन उसकी तरफ से हर 2 घंटे में वोटिंग प्रतिशत अपडेट किया जा रहा था, और यह डेटा बहुत आसानी से चुनाव आयोग के ऐप पर मिल जाता है टाइम स्टैंप के साथ। ऐसा नहीं है कि रातों रात उठे और बढ़ा दिया 20% वोट। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि लोकसभा चुनाव में हर विधानसभा के लेवल पर कितनी वोटिंग हो रही है, यह डेटा भी दिया जाता है। चुनाव आयोग की दलील यह है कि जब वो वोटिंग के दिन ही शाम को 7 बजे वोटिंग का संभावित डेटा दे देता है तो इसके बाद तो शक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर डेटा को छिपाना होता, उसमें गड़बड़ी करनी होती, तो फिर वोटिंग प्रतिशत का अनुमानित डेटा भी नहीं दिया जाता। भाई गड़बड़ी करनी रहेगी तो अनुमानित डेटा भी नहीं देंगे, छुपा लेंगे। ऐप पे क्यों दिखाते रहेंगे कि अभी तक इतना हुआ, अभी तक इतना हुआ। सीधा एक के बार बोल देंगे कि हो गया 70%, जाओ खुश रहो, हो गया 80%, जाओ खुश रहो। ऐसे होता है क्या? देरी के सवाल पर चुनाव आयोग के सूत्रों का यह भी कहना है कि पहले 2 फेज में बहुत से ऐसे इलाके थे जो पहाड़ी इलाके थे, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट के राज्य। इनमें से बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां तक पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए ऐसी जगहों पर जो पोलिंग बूथ हैं उनमें सभी डेटा को जमा कर पाना और उन्हें जोड़कर फाइनल आंकड़ा देना, उसमें समय लगा। ऐसा क्या तूफानी बात हो गई भाई? चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटिंग प्रतिशत को ईवीएम में गड़बड़ी से भी जोड़ने की कोशिश की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया कि क्या वोटिंग प्रतिशत से जुड़ा डेटा देने में देरी के पीछे कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? क्या पोलिंग के फाइनल आंकड़ों में कोई हेराफेरी हुई है? इसके जवाब में चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक पोलिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी का कोई स्कोप ही नहीं है बॉस, क्योंकि हर बूथ पर चुनाव होने के बाद एक फॉर्म होता है 17C, जिस पर सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट के साइन कराए जाते हैं। हर पार्टी का एक पोलिंग एजेंट होता है, कांग्रेस वाले का एक होगा, बीजेपी वाले का एक होगा, सपा वाले का होगा, एनसीपी का होगा, हर का होता है। उस 17C पर सारे के पोलिंग एजेंट साइन करते हैं। उस 17C में होता क्या है? फॉर्म 17C में कंट्रोल यूनिट में दिखने वाला पोलिंग का फाइनल डेटा लिखा जाता है, यानी कितने वोट पड़े, कितने इनवैलिड हुए, ये सारे आंकड़े लिखे रहते हैं और ये आंकड़े हर पोलिंग एजेंट को दिखाए जाते हैं, और इस फॉर्म की एक कॉपी पोलिंग एजेंट को देते हैं। ये नहीं कि दिखा के रख लिया और बाद में बदल दिया, उसकी कॉपी पोलिंग एजेंट को मिलती है कि लो इतना वोट पड़ा था इस पोलिंग बूथ पर, इस जगह पर। अगर बाद में किसी को डेटा में गड़बड़ी लगे तो बैठ के मिलाओ ना भाई, अपने पोलिंग एजेंट को बुलाओ, बोलो कि दिखाओ तुम्हारे पास कितना था जी, सब मिला के मैच कर लो और उसके बाद बता दो कि भैया ये तो चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है ये फूल प्रूफ सिस्टम है। जब सब कागज में लिख के दिया, तुमको कॉपी दिया, कैसे लास्ट में बढ़ा देगा भाई डेटा? इसलिए कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि फर्जी तरीके से वोट प्रतिशत लास्ट में बढ़ा दिया गया। और यह मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं पता है, यह विपक्ष को नहीं पता है, सबको पता है कि मेरे पोलिंग एजेंट के पास 17C रहता है। लेकिन भाई अभी से माहौल बना दो, और इसीलिए लोग कहेंगे कि भैया ये चुनाव हारने के लिए अभी से माहौल बना रहे हैं कि भैया बाद में कहने को रहेगा कि वोटिंग प्रतिशत देखा, हम कहे थे ना बड़ा था। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए वोटिंग प्रतिशत के कुछ आंकड़े भी दिए, लेकिन इन आंकड़ों पर कांग्रेस खुद फंस गई। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि 19 अप्रैल यानी पहले चरण में 7 बजे तक करीब 60% वोटर टर्नआउट था, जो बाद में बढ़कर 66.14% हो गया। इसके बारे में चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ने 19 अप्रैल को 7 बजे तक का जो डेटा दिया वो डेटा ही गलत दिया है। पहले चरण में 7 बजे तक संभावित टर्नआउट 60% नहीं 62.87% था।
और ऐसी ही गड़बड़ी कांग्रेस ने पहले चरण के फाइनल फिगर में भी। कांग्रेस ने दावा किया कि पहले चरण के फाइनल फिगर में एकदम से 5.5% का जंप दिख गया। इसी फिगर को दिखाकर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि वोटिंग प्रतिशत में इतना जंप कैसे हो गया। इस पर भी चुनाव आयोग के सूत्र कह रहे हैं कि पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत के अनुमानित डेटा और फाइनल डेटा में 3.2% का जंप है, ना कि 5.5% का जैसा कांग्रेस दावा कर रही है। अपना होमवर्क तो ठीक से करते नहीं है, दूसरे की कॉपी फाड़ने चले हैं। कांग्रेस का एक आरोप वोटर लिस्ट को लेकर भी है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को इस बात पर घेरा कि चुनाव आयोग ने आने वाले फेज की फाइनल रजिस्टर्ड वोटर लिस्ट जारी नहीं की है। कांग्रेस ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सवाल किया और चुनाव आयोग पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा दिया। इस पर चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक आयोग नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन के तुरंत बाद ही उम्मीदवारों को पूरी वोटर लिस्ट देता है। भाई, चुनाव आयोग के सूत्र यह कह रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे को यह पता होगा कि पूरा प्रोसेस क्या है। वो सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर सवाल उठा रहे हैं। और अगर सब कुछ जानते हुए भी सवाल उठाए जा रहे हैं तो फिर सीधा मतलब यही निकलेगा कि टारगेट चुनाव आयोग नहीं, टारगेट नरेंद्र मोदी है। क्योंकि चुनाव आयोग के सूत्र तो साफ बता रहे हैं कि कहां कितने वोट पड़े यह जानकारी राजनीतिक दल के पास ऑलरेडी होती है। तो फिर चुनाव आयोग कैसे गड़बड़ कर देगा भाई? और अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की भी तो गड़बड़ी पकड़ी जाएगी, ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। और इसका एक पक्ष तो यह भी हो सकता है कि कम वोटिंग का मतलब विपक्ष के वोटर बदलाव के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच ही नहीं रहे। कोई राम मंदिर के मुद्दे पर हो सकता है नाराज हो, इसलिए आपका वोटर नहीं निकल रहा। कोई माने बैठा हो कि नरेंद्र मोदी तो आ रहे हैं, क्या फायदा इतनी गर्मी में निकलने का। कम वोटिंग से इंडी गठबंधन को हार का डर सता रहा है, यह भी हो सकता है। और शायद इसलिए अभी से माहौल बनाने की शुरुआत हो गई कि कहीं नरेंद्र मोदी नतीजे न पलट दें या कल को नतीजे विपक्ष के खिलाफ आए तो कहने को हो कि भाई हम तो पहले ही कहे थे कि खेला हो गया है। खैर, आपको फैक्ट पता होना चाहिए, विपक्ष क्या बोलता है और क्या होता है, इसमें हमेशा से डिफरेंस दिखा है। पाठशाला में अब अगली क्लास। अमेठी चुनाव में बड़ा खेला हो गया है। स्मृति से लड़ाई अब प्रियंका वाड्रा लड़ेंगी। अमेठी रायबरेली की पब्लिक चुनाव के ठीक पहले जो कह रही है वो सुनिए, आपको हैरानी होगी। सीएम योगी ने राहुल गांधी, इटली और पाकिस्तान का क्या कनेक्शन निकाल दिया। अब इसका चैप्टर। चुनाव में आजकल 2 सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और ये 2 हॉट सीट है अमेठी और रायबरेली। अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं तो रायबरेली से इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। लेकिन इन दोनों सीट पर एक कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर है प्रियंका वाड्रा, जो रायबरेली में अपने भाई को जिताने में जुटी हुई हैं। तो अमेठी में भी स्मृति ईरानी को चैलेंज कर रही हैं। प्रियंका वाड्रा वहां से कैंडिडेट नहीं बनेंगी, लेकिन जिस तरह से वो वहां उतर गई हैं कि मैं अपने कैंडिडेट को जिताऊंगी, ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका वाड्रा ही हो रही है। स्मृति ईरानी तो शुरुआत से ही अमेठी में है, अब प्रियंका वाड्रा भी रायबरेली और अमेठी में डेरा डालने पहुंच गई और इसी के साथ अमेठी रायबरेली की चुनावी लड़ाई अब पीक पर पहुंच चुकी है। आज पाठशाला में रायबरेली और अमेठी के चुनावी कैंपेन के बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, क्योंकि इन दोनों सीटों पर लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अमेठी में हारने के बाद क्या राहुल गांधी रायबरेली को बचा पाएंगे, और अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने लड़ने से बचने वाला गांधी परिवार क्या अमेठी में दमदार स्मृति ईरानी को कोई चैलेंज दे पाएगा? क्या प्रियंका वाड्रा के वहां खड़े हो जाने से स्मृति ईरानी को चैलेंज लगेगा? रायबरेली अमेठी में 5वें चरण में यानी 20 मई को वोटिंग होनी, यानी 10-12 दिन ही बचे हैं। और गांधी परिवार के लिए बड़ी चुनौती है कि इन 10-12 दिन में ही रायबरेली अमेठी में अपनी बची खुची साख को बचा पाए, क्योंकि रायबरेली में खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ने उतरे हैं, तो अमेठी में स्मृति ईरानी से लड़ने के लिए गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को कांग्रेस ने भेजा है। ये दोनों सीटें कांग्रेस का गढ़ रही, लेकिन अब हालात बदल गए। चुनौती आसान नहीं है, इसलिए प्रियंका वाड्रा रायबरेली पहुंच गई और 2 दिन से वहीं पर है। रायबरेली में प्रियंका को अपने भाई राहुल को जिताने की जिम्मेदारी मिली है, वहीं अमेठी में केएल शर्मा के लिए भी उन्हें जोर लगाना है। इसलिए रायबरेली और अमेठी में प्रियंका के कैंपेन के लिए कांग्रेस ने खास प्लान तैयार किया, जिसके मुताबिक 6 मई से 18 मई यानी 12 दिनों तक प्रियंका वाड्रा अमेठी रायबरेली में डटी रहेंगी। अमेठी रायबरेली में प्रियंका वाड्रा 250 जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं करेंगी। प्रियंका वाड्रा का टारगेट दोनों संसदीय क्षेत्रों में 400 से 500 इलाके कवर करने का है, जिसके लिए प्रियंका वाड्रा हर रोज 20 गांवों का दौरा करेंगी। प्रियंका वाड्रा के प्रचार अभियान के लिए 500 लोगों की कोर टीम बनाई गई। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब रायबरेली और अमेठी दोनों जगह प्रियंका वाड्रा का लिस्ट में नाम नहीं था बतौर कैंडिडेट, तब तो यह तर्क दिया जा रहा था कि प्रियंका वाड्रा चाहती हैं कि वो पूरे देश में फोकस करें प्रचार में, सिर्फ अपनी सीट पर फोकस ना करें, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रही। लेकिन अब तो वो बैठ गई जाकर रायबरेली अमेठी में, तो फिर चुनाव भी लड़ सकती थी।
वहां पे भी तो चुनाव लड़ने के लिए बैठना ही था। अब देश पर फोकस कहां गया और वो तर्क क्या था फिर, सोचिए। और प्रियंका वाड्रा ने ऐलान भी किया है कि रायबरेली अमेठी सीट पर प्रचार खत्म होने तक वो वहीं डेरा डाले रहे। प्रियंका वाड्रा को एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा अमेठी में कांग्रेस की चुनौती पर स्मृति ईरानी क्या बोल रही है। 18 तारीख को 5 बजे चुनाव आयोग मुझे कहेंगे कि आप चली जाओ, तब तक मैं यहाँ से हिलने नहीं वाली हूँ। हम दिन रात काम करेंगे, हम पूरे दिन भ्रमण करेंगे पूरे संसदीय क्षेत्र के और अमेठी के। रात को हम पूरी आपकी कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखेंगे, जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी जरूरतें हैं, किस तरह से क्या करना है, आप आके मुझे बताइए। दरवाजे खुले हैं पूरे दिन पूरी रात। मैं आपके लिए समर्पित हूं और मैं जानती हूं कि आप सब इस देश के लिए समर्पित हैं। जो रायबरेली अमेठी कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वहां पर इस तरह से अब गांधी परिवार के लोगों को खुद वोटिंग से पहले डेरा जमाना पड़ा था। जबकि आप दूसरी तरफ स्मृति ईरानी को देखिए, जो 2014 में अमेठी पहली बार आई, पहला चुनाव हारी, लेकिन हारने के बाद भी अमेठी में डटी रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2019 में अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। और राहुल गांधी इस बार हिम्मत नहीं कर पाए कि वो अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने फिर से चुनाव लड़ने उतर पाए। स्मृति ईरानी तो शुरुआत से ही अमेठी में डेरा जमा कर बैठी। पिछली बार राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति ईरानी अमेठी को अपना दूसरा घर बना चुकी हैं। उन्होंने वहां मकान तक बना लिया, लगातार जनता के बीच जा रही हैं। स्मृति के सामने अमेठी में कांग्रेस ने भले ही दूसरा कैंडिडेट उतारा है, लेकिन स्मृति के टारगेट पर अब भी राहुल गांधी ही है। स्मृति ईरानी ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के बयान के बहाने राहुल गांधी को घेरा और यह तक कह दिया कि अब तक तो उनका मुकाबला कांग्रेस के कैंडिडेट से था, लेकिन अब पता चला कि पाकिस्तान उनकी हार की दुआ कर रहा है। सुनिए स्मृति ईरानी को। अब तक तो मैं कांग्रेस के प्रत्याशी से लड़ती थी, अब पता चला है दादा कि पाकिस्तान के लोगों ने, एक पाकिस्तान के नेता ने कहा है कि स्मृति ईरानी को हराना चाहिए। हम कहे अल्लाह, तुमसे पाकिस्तान ना समझता, तुम अमेठी की चिंता करते हो, इसलिए पाकिस्तान के नेता बोलेगा अमेठी के चुनाव में रुचि है। और अब तक राहुल जी ने उसका खंडन नहीं किया। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है राहुल जी। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि चुनाव चल रहा है देश में, समर्थन मिल रहा है आपको भी देश में। अब यह जानना भी जरूरी है कि अमेठी जीतने के लिए कांग्रेस ने क्यों पूरा जोर लगा दिया। प्रियंका वहां डेरा डाल चुकी हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जैसे भरोसेमंद दिग्गजों को भी अमेठी के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। असल में 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर हार से कांग्रेस को बड़ा धक्का लगा। दशकों से गांधी परिवार की रही पारिवारिक सीट हार गई। इस बार प्लानिंग तो थी कि अमेठी और रायबरेली में राहुल और प्रियंका के चुनाव लड़ने की, लेकिन यह प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। गांधी परिवार अमेठी को अपने से बहुत दूर भी नहीं कर सकता, इसलिए सोनिया गांधी के निजी सचिव रहे केएल शर्मा को अमेठी के कैंडिडेट के तौर पर उतार दिया गया। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस अमेठी जीतकर यह बड़ा मैसेज देना चाहती कि राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी को तो सोनिया गांधी के निजी सचिव ने ही हरा दिया। अमेठी कांग्रेस का ही गढ़ है और 2019 की जीत बीजेपी के लिए बस एक तुक्का थी। इसलिए प्रियंका जी जान से अमेठी में जुट गई हैं स्मृति ईरानी को हराने के लिए। अमेठी सीट पर चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन अमेठी सीट को लेकर वहां की जनता क्या सोच रही है, यह जानना भी जरूरी है। क्या प्रियंका वाड्रा अमेठी की जनता से जिस तरह कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, उसका कांग्रेस को फायदा मिल पाएगा, या फिर अमेठी की जनता स्मृति ईरानी को दूसरा मौका देने का मन बना चुकी है? अमेठी की पब्लिक क्या बोल रही है, सुनिए जरा। यहाँ पर भाजपा चुनाव जीत रही है, यहाँ पर मोदी चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ पर योगी जी की नीति चुनाव जीत रही है, यहाँ पर दीदी स्मृति ईरानी जी प्रचंड वोटों से चुनाव जीत रही हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी जीत रही हैं चुनाव। क्यों? उन्होंने काम किया है। यहाँ से जाहिर सी बात है दीदी स्मृति ईरानी ही चुनाव जीतेंगे। यहाँ से तो दीदी चुनाव जीतेंगे। क्यों? कि विकास हुआ है। किशोरी लाल शर्मा चुनाव जीत रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, उनके स्थान पर किशोरी लाल शर्मा लड़े, इसलिए जनता ने राहुल गांधी मान के किशोरी लाल शर्मा को मतदान कर रही है। यहाँ पर अमेठी में
कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री किशोरी लाल शर्मा जी भारी मतों से विजयी हो रहे हैं और जो खोया हुआ सम्मान है गांधी परिवार का, वो गांधी परिवार को अमेठी की जनता पुनः देने जा रही है। आज वो जब क्षेत्र में निकलते हैं तो हर गांव में 4 आदमी का नाम लेके बुलाते हैं और 4 आदमी जिनका नाम लेके बुलाते हैं वो उनसे मिलने के लिए इंतजार में बैठे हुए लोग होते हैं। रायबरेली में राहुल गांधी की लड़ाई बीजेपी के कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह से है, जो मजबूत स्थानीय नेता हैं और जिन्होंने पिछले चुनाव में सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन आधा कर दिया। यानी रायबरेली में अच्छी फाइट होगी और इस मुकाबले को वहां के लोग क्या कह रहे हैं, रायबरेली के लोगों को सुनिए अब जरा। इसमें कोई संदेह नहीं है, हमारे माननीय मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आ रही है भाजपा की, और उसका बहुत बड़ा कारण है आने का। कारण ये है कि आज हम लोग कम से कम सर उठा कर जी पा रहे हैं। 2024 में मेरे हिसाब से सरकार भाजपा की ही रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि बीते 10 सालों में हम लोग बम धमाकों को भूल चुके हैं। देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। इतने काम है कि गिनाने लायक नहीं है मोदी जी के काम। इतने काम मोदी जी ने किए हैं कि इसका कोई तोड़ है नहीं। पिछले 70 सालों में जितना काम नहीं हुआ ये 5-10 सालों में इन्होंने कर दिया। देश में चारों तरफ राजमार्ग, आज अमेरिका की टक्कर के हमारे पास राजमार्ग है। 2024 में तो कांग्रेस की सरकार आ रही है और इसलिए आ रही है कि विगत 10 वर्षों का पिछली हमारी सरकार का देख लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का, और देश की जनता ने 10 वर्ष मोदी जी को काम करने का अवसर दिया। यानी रायबरेली में भी मोदी मोदी सुनाई दे रहा है। कुछ लोग कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं। यानी रायबरेली और अमेठी दोनों जगह दिलचस्प मुकाबला है। अमेठी में प्रियंका वाड्रा डटी हुई हैं। अगर कांग्रेस जीत गई तो कहा जाएगा कि प्रियंका की मेहनत ने जिता दिया। केएल शर्मा को कोई क्रेडिट नहीं देगा। कांग्रेस हार गई तो हार का ठीकरा केएल शर्मा पर फोड़ के निकल जाएंगे ये लोग कि भाई हार गया वो। खैर, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कश्मीर से। कुलगाम में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। लश्कर का टॉप कमांडर बासित डार मार दिया गया है। 2 आतंकियों को कल मारा गया था। एक आतंकी को जवानों ने आज ढेर किया है। 72 घंटे से सेना का यह एक्शन चल रहा था और बहुत बड़ी खबर, लश्कर तौयबा का टॉप कमांडर बासित डार, उसको भी हमारी सेना ने ढेर कर दिया है। 3 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा नाम लश्कर का टॉप कमांडर बासित डार, जिसको मारे जाने की खबर मिल रही है। 72 घंटे से सेना यह ऑपरेशन चला रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।